नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कल यानी 30 मार्च को एक ऐसी घटना घटने जा रही है जिसको लेकर देश भर में कौतूहल का, जिज्ञासा का माहौल है कि पता नहीं इस दिन, इस तारीख को नागपुर में क्या घटेगा। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर जा रहे हैं। संघ का मुख्यालय है नागपुर में और संघ का ही एक माधव नेत्रालय एंड रिसर्च सेंटर है, उसका एक एक्सटेंशन है, उसका उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और अब चूंकि मुख्यालय में जा रहे हैं तो ऐसा तो संभव नहीं है कि आरएसएस के दफ्तर में न जाएं, हेडक्वार्टर में न जाएं, और हेडक्वार्टर में जाएंगे तो जाहिर है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत से भी मिलेंगे। और ये पूरी घटना अभूतपूर्व है क्योंकि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में नहीं गया है। तो ये एक तो बहुत ही विवादास्पद मामला है ही, लेकिन संघ परिवार के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ भी बताया जा रहा है। जो संघी पत्रकार हैं उनके श्रीमुख से तो इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है मानो कोई इतिहास बनने वाला हो नागपुर में। वो इस शिखर वार्ता को, संघ परिवार की शिखर वार्ता को इस तरह से देख रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई शिखर वार्ता होनी हो और उसमें कोई बड़ा समझौता, संधि पर हस्ताक्षर होने जा रहे हों। मान लीजिए यूक्रेन युद्ध को ही बंद करने की बात होने वाली हो। उस तरह से नागपुर की इस घटना को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इतना उसको विशिष्ट घटना के रूप में क्यों अंडरलाइन किया जा रहा है। क्या सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ जाना इतनी बड़ी घटना है? अगर आप संघ परिवार के लिहाज से देखें तो सचमुच में ये एक बड़ा अवसर है। आप सब जानते हैं कि संघ परिवार के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल 2025 में पूरे हो रहे हैं। और हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि वो कोई बहुत बड़े स्तर का जलसा, जश्न नहीं मनाने जा रहा है, लेकिन कई स्तरों पर वो अपनी उपलब्धियों को प्रचारित कर रहा है, करना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि 100 साल में संघ परिवार ने क्या हासिल किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बदौलत। वो अपनी 100 साल की यात्रा को और उसमें उसने जो ये मुकाम हासिल किया है, जिसमें लगभग 11 साल से केंद्र सरकार में उसकी सरकार बनी हुई है, या उसके पहले 6 साल सरकार रही है, या और भी जो उपलब्धियां हैं कि जो उसका एजेंडा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस दिशा में वो कितना आगे बढ़ा है। तो संघ परिवार के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। और इस साल में अगर संघ परिवार के जो शिखर पुरुष हैं उनके बीच में मनमुटाव है, उनके बीच में संवादहीनता है, रस्साकशी है, खींचतान है, वर्चस्व की लड़ाई है, एक राजनीतिक संघर्ष है, तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। शायद इस मीटिंग का उद्देश्य ये भी हो कि इसे कैसे मेकअप किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए कि 2025 में 100 साल पूरे होने के समय संघ परिवार में अमन चैन, राजी खुशी और तरक्की का एक संदेश, एक नैरेटिव बन पाए। तो ये तो ठीक है, लेकिन इस मुलाकात का, इस शिखर वार्ता का एक पूरा बैकग्राउंड है और आप उस बैकग्राउंड से भली भांति परिचित भी हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि वो बैकग्राउंड क्यों है
और कैसे उस बैकग्राउंड से चलकर आज ये स्थिति आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही अहंकारी किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं होता है, अपनी सत्ता को ही वो सर्वोच्च मानते हैं, वो अब भागवत से मिलने नागपुर जा रहे हैं। अगर मुलाकात इतनी ही ज़रूरी होती तो भागवत को दिल्ली बुलाया जा सकता था, मुलाकात दिल्ली में भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये बहाना खोजा गया माधव नेत्रालय का। उसके लिए आमंत्रण भेजा गया नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और वो उस आमंत्रण पर नागपुर पहुंच रहे हैं। और मोहन भागवत की तरफ से भी ये इंश्योर किया गया कि उस दिन मोहन भागवत भी नागपुर में रहें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री उनके मुख्यालय में हैं और मोहन भागवत जी ही कहीं और निकले हुए हैं, तो इसका भी संदेश बहुत उल्टा जाता। तो दोनों को कहीं से एक जगह इकट्ठे करने की कोशिशें चल रही थी और उसी का नतीजा है कि ये बैठक होने जा रही है। ये बैठक कितनी देर होगी, कितने समय उनमें बातचीत होगी, एजेंडे क्या हैं, उसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। जो सबसे प्रमुख एजेंडा नज़र आ रहा है, कयास, अटकल, आप कुछ भी कह लें, लेकिन जो इस मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा यही माना जा रहा है कि एक, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में सुलह हो जाए, युद्ध खत्म ना हो तो कम से कम युद्ध विराम तो हो ही जाए। बाहर कोई ऐसा संदेश न जाए कि सरकार और संघ परिवार या संघ के बीच में कोई टकराव है, कोई तनाव है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान से अभी तक लगातार परिलक्षित होता रहा है। आपको याद होगा, इसकी शुरुआत जेपी नड्डा ने की थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीच चुनाव में ये कह दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम हो गई है कि उसको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। जब तक ज़रूरत थी तब तक आरएसएस पर निर्भरता थी बीजेपी की, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और ये एक ऐसा बयान था जिसने आरएसएस को बौखला कर रख दिया कि जिस पार्टी को जिस संगठन ने बनाया है, जिस संगठन की बदौलत ये पार्टी सत्ता में है, जिस संगठन की बदौलत नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, सारे हैं, वो उनकी टीम कह रही है कि संघ परिवार की अब ज़रूरत खत्म हो गई है। और जाहिर है कि जेपी नड्डा ने कोई अपने दम पर तो कहा नहीं होगा, उनसे कहलवाया गया होगा। और इसी आकलन के तहत मोहन भागवत ने चुनाव खत्म होते ही जो हमले शुरू किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, वो सब आपको याद होंगे कि किस तरह से उन्होंने उनके नॉन बायोलॉजिकल कहे जाने का मजाक उड़ाया, उन्हें तमाम तरह की नसीहतें दी, परोक्ष रूप से उन्हें अहंकारी भी बताया, उन्हें ये भी समझाइश दी कि विपक्ष को शत्रु न समझें, वो प्रतिपक्ष है, और भी ऐसी कई बातें की जो प्रधानमंत्री कोई दूसरा समय होता तो बर्दाश्त न करते। उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने संघ परिवार और संघ परिवार के जितने संगठन हैं उनको ठिकाने ही लगाया है। आप गुजरात में देख लीजिए, वहाँ संघ परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक को उन्होंने पनपने नहीं दिया, विश्व हिंदू परिषद को पनपने नहीं दिया, उनके तमाम नेताओं को खत्म करके रख दिया। संजय जोशी जो कि आरएसएस के खासम खास थे, उनको सेक्स सीडी में फंसवा कर निपटा दिया। और जब केंद्र में आए वो, तो उन्होंने धीरे धीरे बीजेपी को पूरी अपनी मुट्ठी में ले लिया और संघ को धीरे धीरे दरकिनार कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे फैसले जो पहले नागपुर से होते थे, उनमें नागपुर की भूमिका ही खत्म कर दी गई। कहाँ मुख्यमंत्री बनना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है, ये सब नरेंद्र मोदी, अमित शाह तय करने लगे। आरएसएस के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव नाम के गुमनाम व्यक्ति को बैठाना है या राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बिठाना है। कहीं भी जहां भी चाहा अपनी मन मर्जी से मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को बनाया, हटाया, मंत्रिमंडल बदले, सब कुछ अपनी मन मर्जी से उन्होंने किया। आरएसएस की भूमिका को बिल्कुल हाशिए पर डाल के रख दिया। आरएसएस को थोड़ा मौका दिया उन्होंने। मौका यही दिया कि आपको अगर यूनिवर्सिटीज़ में और छोटे मोटे संस्थानों में, पब्लिक सेक्टर में, वहाँ अपने आदमी फिट करने हैं तो आपको वो खुली छूट है। हम सब जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में अब सारी नियुक्तियाँ आरएसएस के सिफारिशों पर हो रही हैं, चाहे वो जो सिफारिशी नियुक्त किए जा रहे हैं वो अनपढ़ हों, नाकाबिल हों, अयोग्य हों, जिन उनका शिक्षा से कुछ लेना देना भी ना हो, उन सबको फिट किया जा रहा है और पूरे शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा निकाला जा रहा है। शिक्षा, संस्कृति, ये तमाम जगहें आरएसएस के लोग बैठा दिए गए हैं और उन सब तमाम संस्थाओं का बैंड बज रहा है। तो आरएसएस को इतनी छूट दी गई कि वो इसमें खुश रहे, लेकिन जो बड़े राजनीतिक फैसले हैं उसमें आरएसएस की से ख़त्म कर दी गई। वो फैसले सारे मोदी लेंगे, शाह लेंगे और जेपी नड्डा उसको पब्लिक करेंगे। जेपी नड्डा की भी हैसियत ऐसा नहीं कि बराबरी की तो अमित शाह की भी नहीं होगी, नरेंद्र मोदी ही तय करते हैं। लेकिन कह लें कि 2.5 लोग मिलकर तय कर रहे थे, जिसमें से आधे जेपी नड्डा थे। आप देखिए कि बीजेपी की पूरी जो कार्य प्रणाली जो एक समय लोकतांत्रिक होती थी वो खत्म हो गई। सारे फैसले ये 2-2.5 लोग ले रहे थे और बीजेपी उसी से चलाई जा रही थी। उन्होंने जिसको चाहा हटाया, निकाला, सब किया। संगठन में अपने हिसाब से परिवर्तन किए, आरएसएस की बिल्कुल भी नहीं चलने दी। तो आरएसएस इससे खुन्नस में था और जेपी नड्डा ने जब ये कह दिया तो बवाल खड़ा हो गया और फिर मोहन भागवत ने एक के बाद एक शुरू कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में भी इस बयान के बाद आरएसएस ने अपने पैर पीछे खींच लिए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ, मोदी को नुकसान हुआ और वो 240 पर पहुंच गए। अगर आरएसएस उसी तरह से सहयोग करता जैसा हमेशा करता आया है तो शायद ये नौबत ना आती। और ये आरएसएस ने बाद के चुनावों में साबित भी किया। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में, हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की जितनी शिकायतें हैं, मैं कम से कम नहीं मानता हूं कि उसमें उस जीत में आरएसएस की कोई बड़ी भूमिका थी। ये धांधलियों की भूमिका थी और ये धांधली मोदी जी ने चुनाव आयोग की सहयोग से करवाया और उसकी बदौलत बीजेपी ने ये असाधारण सफलता हासिल की, जो कि किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि इस तरह का कुछ होगा। हो गया, करवा लिया गया, लेकिन श्रेय बीजेपी को गया। और शायद मोदी शाह भी चाह रहे थे कि अब इसका श्रेय आरएसएस को दे दिया जाए ताकि वो खुश रहे, ताकि उसकी ज़्यादा और फजीहत ना हो। तो उन्होंने एक तरह से ये स्वीकार कर लिया कि ये आरएसएस की बन। साथ ही उन्होंने अपने को भी थोड़ा पीछे कर लिया ताकि ये न लगे कि ये जीत जो है मोदी शाह की जीत। तो इन राज्यों के चुनाव में मोदी शाह ने, कम से कम मोदी ने, कम प्रचार किया, कम रैलियां की, कम रोड शो किए और श्रेय ज़्यादा से ज़्यादा आरएसएस को देने की कोशिश की। इससे थोड़ा आरएसएस को संतोष हुआ होगा, खुशी हुई होगी कि चलो उसकी भूमिका को कुछ तो महत्व दिया जा रहा है। तो पैचअप की शुरुआत तब से शुरू हो गई थी और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि भागवत ने बयान देने बंद कर दिए मोदी जी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। उनकी बयानबाजियां बंद हो गई और दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नरम पड़ने लगे। उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लिया, अपने अहंकार को थोड़ा दबा दिया, अपनी आक्रामकता को थोड़ा सा कम कर लिया और हाल में वो संघ की तारीफ करने में जुट गए। अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया था अमेरिकी रिसर्चर को, उसमें संघ की इतनी तारीफ की जितनी पिछले 10 सालों में नहीं की होगी। उसमें तारीफ की, फिर एक दूसरे कार्यक्रम में गए, वहाँ भी उन्होंने आरएसएस की तारीफ की और कहा कि आरएसएस की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने जितना भी हो सकता था मरहम लगाने की कोशिश की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, भागवत को खुश करने की कोशिश की। तो ये माना जा रहा है कि जो पुरानी खाई पनप गई थी उसको धीरे धीरे पाटने की कोशिश मोदी जी ने की और उधर भागवत जी ने भी अपनी तरफ से उस खाई को चौड़ा करना बंद कर दिया। उन्होंने कोई अच्छा बयान दिया हो मोदी जी के संदर्भ में ऐसा तो नहीं आया, तारीफ की हो ऐसा भी नहीं आया। सरकार की तारीफ ज़रूर की 2-3 बार, लेकिन अन्यथा वो मोदी शाह की तारीफ उन्होंने नहीं की। तो ये बताता है कि मोहन भागवत की जो नाराज़गी है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और उसे ख़त्म करने के लिए मोदी अब वहाँ जा रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जो एजेंडा होगा इस ख़त्म करने की प्रक्रिया का, वो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति। 2023 से जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। अब ये चुनाव है, ये निपट जाए तो फिर करेंगे, फिर ये चुनाव है, फिर ये। मोदी शाह ने इस तरह से उनको लगातार खींचते रहे और जेपी नड्डा चूंकि कठपुतली हैं मोदी शाह के हाथों की, सब जानते हैं। भागवत उनको नापसंद करते हैं, संघ उनको नापसंद करने लगा है। इसको तो हटाना होगा, एक ऐसा अध्यक्ष लाना होगा जो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, इनके इशारों पर नाचने वाला ना हो। और ये पहली शर्त है मोदी और शाह के सुलहनामे की। वो नाम कौन सा होगा कोई नहीं जानता। कई नाम चल रहे हैं पिछले साल भर से, लेकिन कौन सा नाम जाकर फाइनल होगा कुछ पता नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक एक नाम की घोषणा हो जाएगी नए बीजेपी के अध्यक्ष पद के रूप में, और 18 अप्रैल को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी की होनी है उसमें उस पर मुहर भी लग जाएगी। लेकिन ये जो अध्यक्ष होगा ये कौन होगा, उसमें आरएसएस की कितनी सुनवाई होगी, और जो अध्यक्ष अपना काम करेगा वो आरएसएस को साथ लेकर करेगा या मोदी शाह के इशारों पर चलेगा, ये चीज़ें तय होनी है। क्योंकि आरएसएस का मानना है कि बीजेपी ने जो संघ की मुख्य आइडियोलॉजी है कि संगठन से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, उसको छोड़ दिया है और मोदी सर्वे सर्वा हो गए हैं। संगठन तबाह हो रहा है, एक व्यक्ति पर निर्भरता बढ़ रही है और ये बीजेपी के लिए घातक है, संघ परिवार के लिए घातक है। तो वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट व्यक्ति चाहते हैं जो केवल मोदी शाह की न सुने, उनके इशारों पर न चले। लेकिन मोदी शाह चाहते हैं कि उन्हें जेपी नड्डा का ही एक विकल्प मिल जाए ताकि वो अपनी पकड़ बीजेपी पर बनाए रख सकें और उनकी सत्ता को कोई चैलेंज ना करने पाए। तो ये एक बड़ी पहेली है जिसको बुझाना है इन दोनों नेताओं को मिलकर। हो सकता है कि ये इस पर बहुत कुछ काम हो गया हो और अब इस मीटिंग में उस पर कोई अंतिम निर्णय ले लिया जाए। लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी को कह दे आरएसएस कि अब आपने 11 साल सत्ता भोग ली है,
अब किसी और की बारी है और आप जब 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको ये पद छोड़ देना है। अगर ये चीज़ आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन क्या होगा, या उनको अगर ये संदेश दे दिया गया है तो अब इस मीटिंग में उस पर आगे क्या बात होगी? क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद राष्ट्रपति बनाने की बात होगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर पद से हटे तो उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, उनके बहुत सारे राज फाश हो सकते हैं जो उन्होंने अडानी के लिए किया, या दूसरे तरह की जो गड़बड़ियां शासन प्रशासन में उनके कार्यकाल में हुई होंगी वो निकल कर सामने आ सकती हैं। तो उनको एक ढाल चाहिए, एक बचाव का रास्ता चाहिए, एक सुरक्षा कवच चाहिए, और वो अगर राष्ट्रपति बन जाएं तो इससे उनकी बचत हो सकती है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक बड़ा पावर तो होता है, ठीक है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल पर निर्भर रहता है, लेकिन नाजुक मौक़ों पर वो भी खेल कर सकता है। और नरेंद्र मोदी अगर उस पद पर चले जाते हैं तो एक लंबा समय 6 साल और उनको मिल जाता है अपने इस राजनीतिक जीवन से निकलने के लिए। और जिस तरह के इशारे अभी आए हैं मोदी की तरफ से, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपने आप को नरम किया है। अब वो मुसलमानों को सौगातें मोदी भेज रहे हैं, मुसलमानों के प्रति थोड़ा नरमी दिखा रहे हैं, वो मुस्लिम ममालिक जो हैं, मुल्क हैं, उनके जो शाह हैं उनसे अपने संबंध बढ़ा रहे हैं। तो वो किसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो इमेज बनी हुई है कम्युनल लीडर की, एक घनघोर सांप्रदायिक फासीवादी अलोकतांत्रिक तानाशाही वाली जो इमेज उनकी बनी हुई है, वो उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अर्थ निकाला जा रहा है ताकि एक सुरक्षित ढंग से अपनी पारी जो राजनीतिक करियर है उसको समाप्त किया जा सके। हालांकि ये बहुत कठिन काम है और शायद आरएसएस अभी इस सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अभी उसका एजेंडा अधूरा है, उसे अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना है। और प्रधानमंत्री मोदी का एक विकल्प भी तैयार करना है। विकल्प के रूप में 3 नाम लिए जाते हैं, आप जानते हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, कुछ लोग गडकरी का नाम भी ले लेते हैं, कुछ लोग राजनाथ सिंह का भी नाम ले लेते हैं, लेकिन अब जो सीरियस कंटेंडर वो 3 यही दिखते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को तैयार कर रहा है, अब मुख्यमंत्री बना दिया है। वो ब्राह्मण हैं, चित पावन ब्राह्मण हैं, पेशवा हैं, थोड़ा शासन प्रशासन का भी अनुभव है। और योगी आदित्यनाथ बहुत कट्टर छवि वाले हो गए हैं, ये थोड़ा नरम है। देवेंद्र फडणवीस के कारपोरेट से भी संबंध है, मुंबई कारपोरेट की राजधानी है, तो वहाँ से भी उनके संबंध हैं। तो जहाँ पैसा लाने की बात होगी, फंडिंग की बात होगी, वो उसको हैंडल कर सकते हैं, जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते हैं। अमित शाह ज़रूर कर सकते हैं, अमित शाह के भी संबंध हैं और मोदी के साथ करीबी होने की वजह से उन्होंने अपने संबंधों को निश्चित रूप से विकसित किया होगा। लेकिन अमित शाह को आरएसएस पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनकी वो जो शातिराना तबीयत है, फितरत है, उससे वो नाराज़ भी रहता है और भयभीत भी रहता है कि ये शख्स पता नहीं क्या कर बैठे। तो इस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस को तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है कि अभी 75वें पर नहीं, लेकिन 2029 के समय तक का समय प्रधानमंत्री मोदी को आरएसएस दे कि वो ये टर्म आपका आखिरी होगा। अब 2029 का चुनाव बीजेपी आपके नाम पर नहीं लड़ेगी चुनाव, अब कोई नया नेता आएगा और उसके नेतृत्व में बीजेपी आगे जाएगी। तो अभी तो 4 साल से ज़्यादा का समय है, इसमें बहुत कुछ घटित होना है। अगर ये छूट भी मिल जाती है मोदी को तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2029 तक तो बहुत सारा पानी गंगा जमुना में बहेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और अगर उनके पास सत्ता है तो वो अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अच्छे से निपटा भी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फाइलें होती हैं,
करप्शन के चार्जेस होते हैं जो लगाकर किसी को भी ख़त्म करने में कोई वक्त नहीं लगता। जैसे किसी समय नितिन गडकरी को एक घोटाले में फंसाकर और फिर उन्हें रास्ते से हटा दिया गया था, वो अध्यक्ष पद से उनको पूर्ति घोटाले की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी को अभी एक कोई अल्टीमेटम जैसा दिया जाएगा। उनको समय दिया जा सकता है अपनी पारी की घोषणा करने के लिए। तो देखना है कि इस 30 तारीख को क्या क्या घटित होता है। सबकी निगाहें लगी हैं, आपकी भी निगाहें लगी हैं, हम भी इंतज़ार करेंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और प्याली में तूफान तो दिखता है लेकिन वो तूफान होता नहीं, और दोनों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि दोनों साथ साथ चलें, क्योंकि दोनों एक ही राह के मुसाफिर हैं। दोनों को हिंदू राष्ट्र बनाना है, दोनों को मुसलमानों को दबाना है, दोनों को एक खास एजेंडे के तहत भारत का सांस्कृतिक निर्माण करना है, सामाजिक निर्माण करना है। तो मोदी जी सत्ता भोगना चाहते हैं, भोगें, अपने कारपोरेट मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाएं, लेकिन संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक आरएसएस को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस उसको थोड़ी अगर रास्ते दे दिए जाएं कि बीजेपी भी उनकी सुनेगी, बीजेपी में नियुक्तियां भी उनके कहने पर होंगी, और कहीं और भी नियुक्तियां होंगी तो उनसे भी बात की जाएगी, उनकी भी राय ली जाएगी और मानी जाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।